वेलकम बैक टू द क्लासेस। सर चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 का रिवीजन वीडियो हमारी हो गई है। चैप्टर 1 के हमने शॉर्ट्स भी रिवाइज करने हैं, इसीलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ। तो सर सेकंड चैप्टर का नाम बताइए सर। सेकंड चैप्टर है सर हमारा, यू विल सी चैप्टर सेकंड इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यस सर। सर ये चैप्टर हमारा दो पार्ट्स में होगा। ये चैप्टर सर हमारा दो पार्ट्स में होगा एंड residential status is the part A and sir part 2 will be the scope of total income. सर scope of total income। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये चैप्टर कितना आसान है। सर मैं बता दूं, मेरा एक ही जवाब होता है चैप्टर सेकंड बहुत आसान है। पर सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये चैप्टर जरूर आता है, इससे मैंडेटरी क्वेश्चन आता है एंड आपने ये चैप्टर ध्यान से समझना है, आपने इसको गलती नहीं करनी है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का खेल है। ये चैप्टर आसान बहुत है। आप सुबह शाम आप रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे ये लेक्चर देखने के बाद कि आपके रिलेटिव जो विदेश में रहते हैं वो कैसे हैं, मतलब वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो सर चैप्टर 2 की सर नीड क्यों है, चैप्टर 2 इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। चैप्टर 2 मतलब पिक्चर में क्यों आता है, इनकम टैक्स में पिक्चर में आता क्यों है। तो सर चैप्टर 2 हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। यस सर, चैप्टर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस की इंपॉर्टेंस बताइए सर। इंपॉर्टेंस व्हाई दिस चैप्टर सर। तो चैप्टर का व्हाई होने का रीजन है सर, यस बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बिकॉज सर किसी भी एसएससी पे बर्डन ऑफ टैक्स, देखिए किसी एसएससी पे आप जो टैक्स कंप्यूट करते हैं वो कौन सी इनकम पे कंप्यूट होगा, वो डिपेंड करती है आपके स्टेटस पर। आप इंडिया में रेजिडेंट है उस साल या आप इंडिया में उस साल नॉन रेजिडेंट है। यदि आप रेजिडेंट है तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्स से आती है, वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्स से आती है। बट यदि आप नॉन रेजिडेंट होते हैं, इट मीन्स आपकी केवल और केवल वो इनकम जो आपने इंडिया से अर्न की होती है वो टैक्स होती है। इसीलिए इसीलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है कि बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स ये हमारा एक्यूरेटली डिटरमाइन हो। इसीलिए ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस है, ठीक है सर। ये डिटरमाइन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो सर ब्रॉडली हम समझते हैं इनकम टैक्स में हमारे स्टेटस के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो सर ब्रॉडली हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ओनली, रेजिडेंट एंड सेकंड इज नॉन रेजिडेंट। यस सर। तो सर रेजिडेंट में भी दो टाइप्स आते हैं जिसको नाम बोलते हैं हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेकंड इज आरएनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये सर वो हम देखेंगे आगे क्या है, इसका क्या मतलब है। बट ब्रॉडली आपको समझना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन, टू टाइप्स ऑफ स्टेटस, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो सर जनरल मीनिंग कॉमन सेंस आप अपना लगाइए, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऐसा क्यों बना है, ये दोनों में मतलब कॉमन सेंस में आपको क्या लगता है क्या मतलब है। तो रेजिडेंट का बंदा वो होता है, रेजिडेंट कॉमन सेंस में होता है सर जो इंडिया में एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम लिमिट को क्रॉस करता है। मतलब इंडिया में एक स्पेसिफाइड लिमिट है, आप इतने दिन मिनिमम इंडिया में रहेंगे देन आप माने जाएंगे आप रेजिडेंट है। या ये कहूँ मैं, आप इंडिया में रेजिडेंट का मतलब ये है आप इंडिया में एक एक्टिवली रह रहे हैं, आप इंडिया में एक्टिवली इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब आप इंडिया में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, तो आप इंडिया में रेजिडेंट हो गए। बट आप एक स्पेसिफाइड लिमिट से बिलो काम कर रहे हैं, बिलो इंडिया में कम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो वो लिमिट हम देखेंगे, इजिली देखेंगे। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इन्हें अपने रजिस्टर में डेफिनेटली आप इन्हें नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सर फर्स्ट इज सर रेजिडेंशियल स्टेटस सभी एसएससी का होता है। यस, रेजिडेंट जो होता है रेजिडेंशियल स्टेटस वो हमें चेक करना होता है सभी एसएससी का। रेजिडेंशियल स्टेटस इज चेक्ड फॉर एवरी एसएससी। ओके सर, एवरी एसएससी। सर सेकंड पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस is checked for every year. Sir, every year, which year, sir? Every year, which year, sir? It is previous year. It is previous year. मतलब सर रेजिडेंशियल स्टेटस
हर साल चेक किया जाता है, हर पर्सन का चेक किया जाता है। सर हर साल क्यों करते हैं? देखिए, एक पर्सन एक साल में रेजिडेंट हो सकता है, ये हो सकता है सर वो अगले साल विदेश चला जाए, इंडिया छोड़ के चला जाए, तो अगले साल हो सकता है वो इंडिया में रेजिडेंट ना बने। ठीक है, तो मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक करने का मोटिव ये है कि उसकी इनकम प्रॉपर्ली असेस होगी। असेस तब होगी जब उसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई करेंगे कि वो इस साल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सर रेजिडेंशियल स्टेटस जो एवरी ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है सर। प्रीवियस ईयर क्यों सर? देखिए, प्रीवियस ईयर 21-22 का असेसमेंट होता है नेक्स्ट ईयर में 22-23 में। तो सर इंडिया में उसने इनकम अर्न की कौन से साल में? सर प्रीवियस ईयर में, राइट। तो सर इसीलिए इनकम उसी साल की टैक्सेबल करेंगे ना प्रीवियस ईयर की, तो उस साल की इनकम टैक्सेबल करेंगे तो वो डिपेंड करेगी उस साल के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो सर इसीलिए प्रीवियस ईयर का ही हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, क्योंकि उस साल की इनकम अर्न होती है। ठीक है, उस साल की हम इनकम को असेस करते हैं नेक्स्ट ईयर में, राइट। तो सर क्वेश्चन एमसीक्यू में इजीली क्वेश्चन बन सकता है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर या दोनों। तो सर आपने सिलेक्ट करना है प्रीवियस ईयर। सर थर्ड पॉइंट, सर थर्ड पॉइंट इज सर बर्डन ऑफ टैक्स हमारा जो होता है वो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। बर्डन ऑफ टैक्स इज डिपेंडेंट ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस। यस सर। तो सर यहाँ तक हमने देखा, ये बहुत सिंपल थे 3 पॉइंट्स। यस सर। सर नेक्स्ट अब देखते हैं हमारी जो बुक है। अब बुक में आप देखेंगे नोट्स में, for all purpose of income tax, taxpayers are classified into three broad categories: ROR, RNOR और non-resident. So ROR, RNOR are the part of resident. तो सबसे पहले कोई पर्सन रेजिडेंट बनेगा, देर आफ्टर ओनली उसे हम डिवाइड करते हैं ROR या RNOR। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट था, टोटल इनकम ऑफ असेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द एब्सेंस ऑफ करेक्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। मैंने ये बताया रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से ही इनकम अफेक्ट होती है। इनकम उसकी तभी प्रॉपर्ली आप कंप्यूट कर पाएंगे यदि आप उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर पा रहे हैं। इंसिडेंस बर्डन ऑफ टैक्स ऑफ एन एसएससी डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। यस, रेजिडेंशियल स्टेटस पे ही उसका इनकम टैक्स का स्टेटस, इनकम टैक्स का बर्डन डिपेंड होता है। सो रेजिडेंशियल स्टेटस इज कंप्यूटेड फॉर ईच प्रीवियस ईयर। प्लीज नोट ईच प्रीवियस ईयर। मैंने आपको लॉजिक दिया प्रीवियस ईयर में, क्यों? क्योंकि सर प्रीवियस ईयर की ही तो हम इनकम असेस कर रहे हैं ना। तो इनकम जिस साल की अर्न हुई है उसी साल की इनकम का हम स्टेटस चेक करेंगे। यस। और सर स्टेटस हमारा क्या होता है? वन सोर्स ऑफ इनकम। देखिए हमारे 5 मेजर सोर्सेज थे, या हम कह सकते हैं हमारे, हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में अपनी इनकम को असेस करते हैं ना, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। तो सर एनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो हमारा स्टेटस है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है बिजनेस के लिए आपका रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अलग हो जाएगा, क्योंकि इनकम वाइज नहीं चलता है सर, रेजिडेंशियल स्टेटस होता है पर्सन वाइज, उस पर्सन की एक्टिविटीज इन इंडिया ऊपर। ठीक है ना सर, ये हो गया। इसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, स्टेटस कैसे निकालना है। तो सर स्टेटस कैसे निकालना है इसको हम समझते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज डिटेल्ड बुक में मेंशन है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस सर ब्रॉडली मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, 3 कैटेगरी में हमारा होता है रेजिडेंट, सेकंड होता है सर हमारा डीम्ड रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट, एंड सर लास्ट बताइए कौन सा होता है? लास्ट होता है सर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। सर आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना आप याद कर लेंगे इसको, इतना आसान चैप्टर है ये, आप इसको धीरे धीरे अपने आप याद कर लेंगे। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस में तीन तरह के हम स्टेटस देखने वाले हैं। पहला रेजिडेंट होगा, सेकंड होगा जो रेजिडेंट अपने आप में नहीं होता है, बट उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, डीम, हम उसको मान रहे हैं आप रेजिडेंट हैं, मतलब वो बंदा वैसे टेक्निकली फॉरेन है, मतलब फॉरनर है, इंडिया में एक भी दिन नहीं रहा, इंडिया में एक भी दिन नहीं रहता, स्टिल हम उसको बोल रहे हैं वो आप रेजिडेंट हो, तो उसे बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट। एंड ये है सर, ये है नॉन रेजिडेंट। सर जो रेजिडेंट नहीं होता या जो डीम्ड रेजिडेंट नहीं बन पाता, वो बंदा नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो सर रेजिडेंट होने की कंडीशंस देखते हैं सबसे पहले। तो सर इससे पहले आपको मैं बता दूं, हमारे इस चैप्टर में 3 टर्म्स आएंगे। सबसे पहले सर
सबसे पहले सर एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल। सेकंड है सर इंडियन सिटीजन। तो थर्ड है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। तो तीनों टर्म्स हमारे बार बार रिपीट होंगे। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इनकम टैक्स में जो असेसी है ना, असेसी है, तो सर असेसी का स्टेटस, तो असेसी में हम देखते थे पर्सन की डेफिनेशन में देखते थे, इंडिविजुअल भी आता था, एचयूएफ भी आता था, कंपनी भी आती थी, फर्म भी आती थी, राइट। तो सर अभी हम जो देख रहे हैं, अभी हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना सीख रहे हैं, किसका, सिर्फ और सिर्फ सर इंडिविजुअल का। तो सर इस चैप्टर में जो अभी हम टर्म्स यूज करने वाले हैं, वहां वर्ड्स आएंगे आपके पास एन इंडिविजुअल। तो सर इंडिविजुअल में मतलब आते हैं, मतलब कौन, इंडियन प्लस फॉरेनर, ठीक है, इंडियन प्लस फॉरेनर। सर दो सभी मतलब सभी पर्सन, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो अपने देश का हो। सर इंडियन सिटीजन कौन सा, जो इंडिया में क्या सिटीजनशिप है। सर इंडियन सिटीजन कौन होता है, इंडियन पर्सन होता है बेसिकली, जनरल टर्म। सर लास्ट पर्सन इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, नाम से आपको कुछ आइडिया लग रहा है, इंडियन ओरिजिन मतलब उसका मूल भारतीय है, ठीक है, जैसे कहते हैं भारतीय मूल का, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है सर कौन, या तो वो पर्सन हिमसेल्फ, या उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स में कौन, पेरेंट्स में आइदर ऑफ पेरेंट्स मतलब फादर या मदर कोई भी, या आइदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, इन तीनों में मतलब इन सभी पर्सन में कोई भी क्या हुआ, बॉर्न हुआ हो इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं, तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है बंदा, या तो वो बंदा खुद या उसके पेरेंट्स या उसके जो उसके दादा दादी हैं मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, वो बॉर्न हुए हैं इंडिया में, ये इंडिया में हुए हैं, बट कौन सी इंडिया में सर, अनडिवाइडेड इंडिया में। सर अनडिवाइडेड इंडिया मतलब सर देखिए 1947 में हमारा क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, पहला पार्टीशन, ठीक है, किसके साथ सर, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, ठीक है ना, इंडिया एंड पाक। तो सर इससे पहले इंडिया मतलब कहते हैं अनडिवाइडेड था, इससे पहले इंडिया अनडिवाइडेड था। तो सर अनडिवाइडेड इंडिया था, यस अनडिवाइडेड था। तो सर इसका मतलब क्लियर है, यदि पर्सन 1947 से पहले का बॉर्न है, इन तीनों में से कोई भी पर्सन 1947 से पहले का बॉर्न है, तो उसको बोला जाएगा वो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है। यदि क्वेश्चन में दिया है सर उनके पेरेंट्स बॉर्न तो हुए बट वो बॉर्न हुए 1950 में, 1951 में, है ना, 1950 में, तो इसका मतलब है वो तो इंडिपेंडेंट आजादी मिलने के बाद, जो हमारा पार्टीशन होने के बाद का जो इंडिया बना, वो तो डिवाइडेड इंडिया था ना, उसमें बॉर्न हुए डजंट मैटर, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं कहला सकते, आप या तो बनेंगे इंडियन सिटीजन या बनेंगे फॉरेन सिटीजन, सिंपल। तो इसका एग्जांपल बताइए सर, एग्जांपल आप देखिए, तो मिस्टर रोहन, सर रोहन का बर्थ हुआ है इंडिया में, सॉरी रोहन का बर्थ हुआ है अमेरिका में, ठीक है, 1988 में। सर इनके पेरेंट्स में जो उनके फादर हैं वो बॉर्न हुए हैं सर इंडिया में, सर 1951 में। सर इनके दादी दादा जो थे वो बॉर्न हुए थे अमेरिका में, सर वो तो बहुत पहले के थे, ठीक है, वो बॉर्न हुए थे हमारे अमेरिका में। तो सर अब बताइए जो मिस्टर रोहन है ए, वो इंडियन सिटीजन है या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या वो फॉरेन नेशनल है, फॉरेन नेशनल, ठीक है। सर ये ऑप्शन आपके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो सर फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं सर, क्योंकि रोहन इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ, ठीक है, वो इंडिया में ना उसने सिटीजनशिप लिया। देखिए सिटीजन का मतलब क्या होता है, इंडिया में जो सिटीजनशिप एक्ट है ना, इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट है, तो सिटीजनशिप बेसिकली गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप इस देश के सिटीजन बन सकते हैं। सिटीजनशिप मल्टीपल हो सकती है, यस मल्टीपल हो सकती है,
ठीक है, तो वो चाहता तो रोहन इंडिया में भी सिटीजनशिप ले सकता था, तब वो इंडियन सिटीजन कहलाता। बट एज ऑफ नाउ अभी जो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी अमेरिका का निवासी और अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, तो इंडियन सिटीजन को नहीं है। सर सेकंड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनेगा क्या? तो सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? या तो रोहन खुद इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, कौन से अनडिवाइडेड इंडिया में, सर ये तो नहीं है। पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हो, सर पेरेंट्स इंडिया में तो हुए हैं, बट सब कब हुए? 1951 में, तो सर इसका मतलब वो डिवाइडेड इंडिया में हुए हैं, इसका मतलब सर वो अनडिवाइडेड में नहीं है, इसका मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते, तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में मेरा नहीं बनता है। और सर दादा दादी तो ऑब्वियसली बॉर्न ही अमेरिका में है, तो दे आर नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगेन, तो इट मींस फॉरेन नेशनल है ये हमारा बंदा, यस ये फॉरेन नेशनल है। सर अनदर एग्जांपल बताइए। सर अनदर एग्जांपल एक और देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए रोहन बॉर्न हुआ है इंडिया में 1988 में, जो उनके पेरेंट्स थे वो बॉर्न हुए हैं हमारी यूएसए में 1940। और सर इसके बाद हमारे जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ठीक है ना, 1937 में। परफेक्ट। अब बताइए सर इसका आंसर कौन सा होगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा या नहीं होगा, इंडियन सिटीजन होगा या नहीं होगा, या फॉरेन नेशनल होगा? तो सर तीनों क्राइटेरिया वन बाय वन चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल होगा। देखिए रोहन इंडिया में बॉर्न हुआ है, यस, पेरेंट्स यूएसए में और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में, ये कौन सा है? अनडिवाइडेड इंडिया, यस, 1947 से पहले का इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया। इट मींस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो ये बन गया, सब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये बन गया। बट एक क्वेश्चन में अमेंडमेंट बोला, क्वेश्चन है बोला ये इन्होंने ना बाद में क्या हुआ है, अभी हम जब हम 2022 में हैं, इन्होंने बोला इन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप ले रखी है, मतलब इन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली है, ये वहां शिफ्ट हो गए एक तरह से। अब बताइए, तो सर आप देखिए ये तो इंडियन सिटीजन रहे नहीं, अब फॉरेन नेशनल की बात बात में आएगी, क्या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? यस, यहाँ ये पीआईओ है और फॉरेन नेशनल नहीं है, ठीक है, बात क्लियर। सर आपने क्या याद करना है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन याद रखना है, और वो कौन होता है सर? हिमसेल्फ, आइदर मतलब खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इन कोई भी तीनों में से कोई भी पर्सन इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, बट कौन से इंडिया में सर? अनडिवाइडेड इंडिया में। कौन से इंडिया में? अनडिवाइडेड इंडिया में। यस सर। तो सर इतना क्लियर होने के बाद टर्म्स हमारी क्लियर हो गई, हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंस इसकी, आगे देखते हैं। सर अभी हम देख रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस में तीन कैटेगरी थी हमारे पास, रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट एंड लास्ट इज नॉन रेजिडेंट। तो सर रेजिडेंट की कंडीशंस देखते हैं सबसे पहले। रेजिडेंट, तो ए, तो रेजिडेंट, देखिए ये सभी जो नोटिंग है आप नहीं करनी है, मेरी बुक में सभी लिखे हुए हैं, बुक से रिवाइज करना है। तो रेजिडेंट कौन है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, रेजिडेंट डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि एनी इंडिविजुअल, देखिए यहाँ पे क्या टर्म हो रहा है? एनी इंडिविजुअल, तो सर इसमें कौन आता है? इसमें हमारे इंडियन पर्सन भी आ गया और फॉरेनर वाला भी आ गया, है ना? यस। तो एनी इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता है, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया होता है किस लिए सर? कितने दिन? एटलीस्ट 182 डेज। सर कोई पर्सन इंडिया में यदि 182 डेज, एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं, उसमें से यदि वो 182 डेज इंडिया में स्पेंड करता है, इंडिया में रहता है, इंडिया में स्टे करता है, तो सर वो रेजिडेंट होगा। यस, वो रेजिडेंट होगा। तो सर सबसे पहले रेजिडेंट होने के लिए मैं एक बात कहूँ, तो सर सबसे पहले आती है इसमें बेसिक कंडीशन, इनको हम नाम देंगे बेसिक कंडीशंस। यस सर, तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आती है हमारी बेसिक कंडीशन। सर ये कितनी कंडीशन है? ये दो कंडीशन है सर। सर दो कंडीशन है, पहली तो ये हो गई अपनी, सर दूसरी कंडीशन, बेसिक कंडीशन में सर कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी कंडीशन हो जाए सर? कोई भी एक कंडीशन सर, और है ना यहाँ पे, सर यहाँ इसका मतलब आता है सर एनी वन, एनी वन, यदि आप सेटिस्फाई करते हैं, एनी वन कंडीशन आप यदि सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे। तो सर सबसे पहले हमने देखा पहली कंडीशन, सर पहली कंडीशन थी
आप इंडिया में 182 से 2 डेज स्पेंड कर लीजिए, आप इंडिया में 182 डेज रहिए तो आप इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे। यस सर, यदि पर्सन इंडिया में 182 डेज नहीं रह पा रहा है तो क्या, तो 182 डेज नहीं रह पा रहा है तो उसके लिए भारत सरकार ने बोला कोई बात नहीं है, आप इंडिया में कितने दिन स्टे रखिए, आप मिनिमम स्टे कितना रखिए, स्टे इन इंडिया 60 डेज, कितना 60 डेज पर 180 से सीधा 60, ये तो बहुत आसान कर दिया। मतलब गवर्नमेंट कहती है आप जितना, देखिए गवर्नमेंट को रेजिडेंट होने में ज्यादा फायदा है नॉन रेजिडेंट होने में फायदा है, आप खुद सोचिए। मैंने आपको बताया बर्डन ऑफ टैक्स जो डिपेंड करता है एसएससी का उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है। स्टेटस यदि रेजिडेंट होता है तो रेजिडेंट में क्या होता है कि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होते हैं बंदे की, वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाता है। रेजिडेंट मानने का मतलब है वो इंडिया में इकोनॉमिकली ज्यादा एक्टिव है, इंडिया में ज्यादा रह रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इंडिया से ज्यादा पैसे भी कमा रहा होगा, इसका मतलब उसको टैक्स भी इंडिया में देने की लायबिलिटी बनती है। तो सर इंडिया में गवर्नमेंट चाहती है कि जितना ज्यादा रेजिडेंट बने उतना ज्यादा फायदा, इसलिए गवर्नमेंट ने जो थ्रेशोल्ड रखा है ना वो 60 डेज रखा है। कितना रखा है, 60 डेज। यदि आप 182 नहीं सेटिस्फाई कर रहे तो 60। तो सर लेकिन लोगों ने एकदम अपोज किया और बोला सर ये तो हमें इतना तो हो ही जाता है, हम आते जाते रहते हैं, साल में 2-4 बार तो आ ही जाते हैं विदेश से। तो उन्होंने बोला प्लस, कितना प्लस 60 डेज आप रहेंगे। एक कंडीशन और है सर, आप प्रीवियस प्रीवियस 4 इयर्स में, प्रीवियस 4 इयर्स में कितने 365 डेज, 365 डेज स्टे रहेंगे, स्टे इन इंडिया। सर ये कंडीशन में दो कंडीशन है, मतलब सेकंड कंडीशन में अपने आप में दो है कि आप मिनिमम 60 डेज रहिए प्लस आप पिछले 4 सालों में 365 डेज और रहिए, तब आप रेजिडेंट माने जाएंगे। तो सर रेजिडेंट मानने की दो कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे। तो सर यदि पहले का आंसर नेगेटिव आया और सर दूसरी में भी आंसर नेगेटिव आता है तो क्या होगा, सिंपल है, क्या माना जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो बहुत सिंपल था, यस बहुत सिंपल था। आप इसके एक क्वेश्चन बनाते हैं सर, क्वेश्चन बना बनाया हमारे पास है, तो देखिए देखिए मैंने पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बताया आपको, इफ ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो सर अनडिवाइडेड इंडिया आपने याद रखना है जो हमारा पार्टीशन से पहले का इंडिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, इंडिया में बॉर्न है, पेरेंट्स भी इंडिया में बॉर्न है, ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडिया में बॉर्न है, बट वो सब बॉर्न है बट कौन से वैसे 1951 के बाद, सॉरी 1947 के बाद। तो सर 1947 के बाद हमारे इंडिया में यदि कोई पर्सन बॉर्न है वो अनडिवाइडेड इंडिया नहीं माना जाता, वो डिवाइड हो चुका है, वो नया इंडिया है, ठीक है ना, वो डिवाइडेड है। तो उसका यदि ऐसा है तो उसका मतलब वो इंडियन ओरिजिन का नहीं माना जाएगा। ये सर तो क्वेश्चन देखते हैं। तो सर हमारी कंडीशन थी तो हम याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे इसको। सर देखिए ब्रेटली, ब्रेटली का आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर। सर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था ये, इंडिया आया, विजिट्स इंडिया 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर साल सर वो 100 दिन इंडिया में आता है, मतलब हर साल इंडिया में 100 दिन वो रहता है। यस दिस हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर लास्ट 10 इयर्स। तो ये जो सीक्वेंस है ना 100 दिन रहने का हर साल, वो पिछले 10 सालों से चल रहा है, मतलब हर 10 साल हर साल में वो 100 दिन इंडिया में रहता है और ऐसा करते हुए उसको 10 साल हो चुके हैं। तो सर फाइंड आउट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे केवल, क्योंकि बाद के क्वेश्चन अनदर कॉन्सेप्ट पर है। तो सर बताइए, देखिए पहली बेसिक कंडीशन, और देखिए रेजिडेंशियल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। आपने सबसे पहले देखना है पर्सन कौन है, इंडियन ओरिजिन था, पर्सन इंडियन सिटीजन था या पर्सन फॉरेनर था। अभी आप ये फोकस नहीं करेंगे, आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या सबसे जो पर्सन आप स्टेटस चेक कर रहे हैं, यहाँ हमारा कौन था, ब्रेटली। सर ब्रेटली तो फॉरेन प्लेयर है इसमें जिससे आपको क्वेश्चन में दिया है, उससे आप फोकस मत कीजिए फिलहाल। आप ये देखिए मेरी बेसिक कंडीशंस क्या है रेजिडेंट होने की। तो बेसिक कंडीशन तो रेजिडेंट होने की सेक्शन 6(1) में क्या दी गई है, एन इंडिविजुअल, मैंने बताया ना यहाँ क्या है, एन इंडिविजुअल में दोनों आते हैं, इसमें कौन आते हैं, इंडियन भी आता है और फॉरेनर भी आता है। ये सर इंडियन और फॉरेनर दोनों आते हैं। तो सर इंडियन और फॉरेनर है, ठीक है। एन इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज एनीवन, मैंने बताया दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो इंडिया में क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। तो सर रेजिडेंट होने की दो कंडीशन है सर। पहली कंडीशन, इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट कितने दिन, 182 डेज, कितने दिन 182 डेज। यस सर 180, सर कौन से साल में, जिस साल का आप इनकम अर्न हुई है प्रीवियस ईयर में ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यस या दूसरा कंडीशन क्या है सर, 182 डेज नहीं रह पा रहा तो दूसरी कंडीशन याद कीजिए सर, दूसरी कंडीशन है 60 दिन। तो मिनिमम वो 60 डेज स्टे करे प्लस
पिछले 4 सालों में 365 डेज। तो सर ही स्टेज ड्यूरिंग द 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल आप चेक कर रहे हैं उससे पिछले 4 साल, for at least 365 days and he has been in India for at least 60 days during the current previous year. Yes sir. तो सर आंसर देखिए, आप देखिए जो ब्रैडली है वो स्टे, ब्रैडली ने बोला, ब्रैडली साल में कितनी बार आ रहा है सर, साल में वो आ रहा है, ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका। सर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ब्रैडली आया 100 डेज, ठीक है। तो सर पहली कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, पहली कंडीशन 182 डेज वाली क्या फुलफिल हो पा रही है सर, फर्स्ट कंडीशन नहीं हो रही सर, इंडिया में वो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो सर इसका मतलब वो पहली कंडीशन कट गई, ठीक है। सर सेकंड कंडीशन भी है हमारे पास, वो कहता है सर पिछले 4 पहले क्या कहता है वो 60 डेज स्टे फाइनेंशियल ईयर जो हमारा सेसी का ईयर है, इसमें क्या वो 60 डेज रहा सर, इसने कितने दिन स्पेंड किए 100, वो कहता है 60, यस सर उसने पहले 100 डेज स्पेंड करे, तो सर सेकंड कंडीशन का मेरा पहला लिंक, सेकंड कंडीशन का मेरा पहला लिंक जो है 60 डेज वाला तो मेरा फुलफिल हो गया, प्लस सर लास्ट के 4 इयर्स में 365 डेज और चेक करने हैं बस हमें, है ना। यदि ये भी सेटिस्फाई हो गए तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो सर क्वेश्चन ने बोला था ये क्रम इसका पिछले 10 सालों से चल रहा है, तो सर पिछले 4 साल कौन से होंगे, 20-21, 19-20, 18-19 एंड 17-18। सर इन सभी ईयर्स में 100 दिन रहा है, सर कितने दिन रहा है वो 400 डेज रहा है, राइट। तो पिछले 4 सालों में 400 डेज रहा है, तो सर हमारे पिछले 4 सालों में 400 डेज भी रहा है, तो सर अल्टीमेटली मेरी सेकंड कंडीशन टिक हो गई, मतलब सेकंड कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। तो सर सेकंड कंडीशन फुलफिल होते ही डायरेक्टली क्या हो गया, रेजिडेंट, डायरेक्टली क्या हो गया, रेजिडेंट। यस सर हमने आंसर ढूंढ लिया, यस रेजिडेंट हो गया। देखिए total stay in the previous year 21-22 is 100 days, yes sir. Sir total stay during the previous 4 years sir 100 400 days, so sir because Mr. Bradley satisfy the second basic condition, सर ये सेकंड बेसिक कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे सर वो करंट ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहे, वो हो रहे 100 दिन, तो सर 60 दिन वाला फुलफिल, यस। वो पिछले 4 साल में 365 दिन रहना था बट वो 400 दिन रहे, ये सर दोनों कंडीशन में सेटिस्फाइड है, तो सर ही विल बी रेजिडेंट, यस परफेक्ट। तो सर अभी हमने जो देखा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना कितना आसान था सर, कितना आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। दो ही कंडीशन है हमारे सामने, वो इंडिया में स्टे करे पहले 182 डेज या उससे ज्यादा, या 60 दिन और 4 साल में पिछले 365 डेज, यस सर। तो सर अब आगे देखते हैं हम, सर ये बात तो रही थी जनरल पर्सन के लिए, मतलब सभी के लिए, ठीक है ना सर, ये बात थी सभी के लिए। सर बी चेक करते हैं, तो सर यस, तो बी चेक करते हैं। बी बात करता है सर इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, सर देखिए इंडियन सिटीजन की बात करेंगे हम यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको एक जनरल में आपको पहले ये समझाया था हम किस सेंस में हम बात करने वाले हैं। अभी तक जो हमने समझा है वो बेसिक कंडीशंस थी, वो क्या थी, बेसिक कंडीशंस थी। तो सर अभी हमने देखा बेसिक कंडीशन जब हमारी रेजिडेंट बनने के लिए, बेसिक कंडीशंस हमारे पास दो थी, बेसिक कंडीशंस, सर दो बेसिक कंडीशन थी, यस बेसिक कंडीशन थी। सर कौन कौन सी, 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे करे, या 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स, यस। तो सर ये बेसिक कंडीशंस हैं। सर अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना बी पार्ट में, वो है एक्सेप्शंस, वो हैं एक्सेप्शंस। सर एक्सेप्शन क्या सर, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ये कि सर कुछ केसेस तो भारत सरकार ने ऐसे रखे होंगे ना कि जहां जो बंदा 60 दिन रह रहा है, 60 दिन रहने में तो वो रेजिडेंट बन गया, ठीक है, प्लस 365 डेज इन 4 ईयर वॉटएवर। बट सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से ना इंडिया में रेगुलरली आते जाते रहते हैं, आप किसी भी तरह से हम मान लीजिए सर। तो उन्होंने बोला कुछ केसेस में आप ये वाली रिलैक्सेशन देते हैं, आप सेकंड कंडीशन जो उसका, इसे बी नाम दे देते हैं और इसको ए बोलते हैं। तो सर बी क्लॉज जो है ना, बी क्लॉज विल नॉट अप्लाई, मतलब कुछ केसेस में आपने क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन।
मतलब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है, ओनली देन ही विल बी रेजिडेंट, अदरवाइज ही विल बी नॉन रेजिडेंट। तो सर वो एक्सेप्शंस कौन से हैं? तो सर वो एक्सेप्शंस हैं आपके सामने, ये पहला एक्सेप्शन सर, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट हु हु लीव्स इंडिया, इंडिया से जा रहा है, इसलिए सर दो पर्पस है उसके, दो पर्पस है, या तो फॉर एम्प्लॉयमेंट या वो जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ द शिप ऑफ इंडियन शिप ऑफ इंडियन शिप। तो सर दो कैटेगरी के पर्सन, मतलब आप देखेंगे एक पर्सन वो जो इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, एक पर्सन वो जो बाहर जा रहा है इंडियन शिप, जो हमारे इंडियन शिप हैं, इंडियन शिप पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनमें से एक मेंबर वो है, ठीक है। तो इस तरह के दो पर्सन जो भारत से जा रहे हैं बाहर, ठीक है, उन लोगों के लिए बोला कि आपके लिए जो बी क्लॉज, जो अभी हमने देखा ये वाला बी क्लॉज, ये अप्लाई नहीं होगा। यू हैव टू चेक ओनली फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 182 डेज, 182 डेज और मोर। यदि आप 182 डेज और मोर रहते हैं, आप कम से कम 182 डेज स्पेंड करते हैं, तभी आप इंडिया में रेजिडेंट बनेंगे, अदरवाइज आपको हम टच नहीं करेंगे, आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट्स क्या है सर? हिडन पॉइंट्स ये हैं, सबसे पहला आपने क्या चेक करना है सर, इंडियन रेजिडेंट होना, सॉरी इंडियन सिटीजन, दिस विल बी देखिए रेजिडेंट तो हम चेक कर रहे हैं ना, इट इज इंडियन सिटीजन। सर आपने चेक करना है क्वेश्चन में जो दिया है ना आपको, जो जिस तरह से भी क्वेश्चन आएगा आपने घुमाना, आपको किस तरह से परेशान कर रहा है, देखिए परेशान करने के कारण, ठीक है, एक तो वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस तरह से बोलेगा, वो हो सकता है नेपाली सिटीजन लोग है ना, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया, बोला नेपाली सिटीजन इंडिया में रहता था और फिर वो नेपाली सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर जा रहा है। तो सर आपने फोकस करना है, आपने ये वाली क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होगी, मतलब ये वाला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1 अप्लाई ही नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि जो क्वेश्चन में पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, और इंडिया का सिटीजन नहीं है इसीलिए ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। तो उस नेपाली की जो सिचुएशन कैसे असेस करोगे आप, उसको नॉर्मल बेसिक कंडीशन में फॉलो करेंगे। बेसिक कंडीशन देख, मैं बताऊं बेसिक कंडीशन तो आपने चेक करनी है। तो बेसिक कंडीशन में आप चेक करेंगे उसको, दोनों कंडीशन चेक करेंगे, ये भी और ये वाली भी, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप ये बोलेंगे यार इंडियन सिटीजन था इसलिए इसकी ये वाली कंडीशन रिलैक्स कर दी जाती है, नहीं ऐसा नहीं है, उस केस में नहीं होगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है सर, पहला एक्सेप्शन जो अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे होता है। इसके साथ साथ बताऊं आपको, पीओआई भी इसमें अलाउड नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी अलाउड नहीं है। तो सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे अलाउड नहीं है, राइट। दूसरा हिडन पॉइंट सर, दूसरा हिडन पॉइंट है सर मेंबर ऑफ क्रू, ठीक है अच्छी बात है, बट वो कौन सा है सर, इंडियन शिप। सर क्वेश्चन में दिया होगा बाई चांस, क्वेश्चन में दिया है ये शिप इंडिया की नहीं थी, मान लीजिए यूके और इंडिया में एक तरह से ट्रांजेक्शन चल रहा है और यूके की शिप में बंदा आया था, वो बंदा वापस जा रहा है, ठीक है, वो बंदा वापस जा रहा है। तो सर वो हो सकता है इंडियन सिटीजन हो, बट वो जो शिप होनी चाहिए वो शिप इंडियन शिप होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में यदि दिया है इंडियन सिटीजन जा रहा है, मेंबर ऑफ क्रू है, बट वो इंडियन शिप पे नहीं है, मतलब वो एम्प्लॉय है किसी और फॉरेन शिपिंग कंपनी का, तो इट मींस वो इस कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होगा, वो एक्सेप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। और उसको उसको इंडिया में यदि 60 डेज और इस वाली कंडीशन में फॉलो करता है तो स्टिल ही विल बी रेजिडेंट, उसके लिए रेजिडेंशियल जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रिलैक्स नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उसको उसको वहीं हार्डशिप में रखते हैं। आप जरा भी 60 डेज भी टच हो गए आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ सकते हो, राइट सर। तो सर इसके बाद देखते हैं सेकंड एक्सेप्शन। सर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें थोड़ा अमेंडमेंट्स आए थे लास्ट ईयर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए ये क्या कहता है सर, इंडियन सिटीजन पे लागू है, यस इंडियन सिटीजन प्लस सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्सो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सर ये दोनों पे लागू है, यस। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन क्या करते हैं सर, विजिट्स इंडिया, विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल हम चेक कर रहे हैं उस साल में वो इंडिया में आते हैं, ये सर इंडिया में आते हैं या इंडिया में रहते हैं, बेसिकली उस साल आए, हो सकता है पिछले साल आए हो बट इस साल वो स्टे है, बट वो जब आए थे तो क्वेश्चन में होगा कि इस पर्सन ने इंडिया में विजिट करने के लिए इस दिन आया था और आप इस साल में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग द ईयर, विजिट करते हैं इंडिया को ड्यूरिंग द ईयर और स्टे करेंगे, तो वो इंडिया में रेजिडेंट माने जाएंगे, कब माने जाएंगे, तो इसमें बोला इन्होंने वो माने जाएंगे अगेन, एक्सेप्शन का क्या मतलब था कि वो कंडीशन लागू नहीं हो रही है, तो वो माने जाएंगे कितना 182 डेज और मोर,
वो इंडिया में 182 डेज और मोर यदि रहते हैं तभी वो रेजिडेंट माने जाएंगे। अच्छी बात है। मतलब दो एक्सेप्शन हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है सर इंडियन सिटीजन जो जा रहा है बाहर, जाने के दो रीजन है, एम्प्लॉयमेंट है और एक एज ए मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू मेंबर, राइट। तो आपको सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी होती, जो बेसिक कंडीशन हमारी दो हैं उनमें आपने सेकंड चेक नहीं करनी, आपने पहली कंडीशन चेक करनी है। सेकंड एक्सेप्शन और है सर इंडियन सिटीजन हो चाहे पर्सन इंडियन ओरिजिन हो, यदि वो बाहर से वापस इंडिया में आता है, इंडिया विजिट कर रहा है, ठीक है, तो भी उन पर्सन पे रिलैक्सेशन दी है भारत सरकार ने। अब बोला भाई आप आइए इंडिया में, ठीक है आप बाहर रहते हैं, आप आपको बस चुके हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इंडिया में आते हैं किसी एक साल में 2 साल में इंडिया घूमने, इंडिया देखने, ठीक है आप आइए, आप इंडिया में रेजिडेंट एकदम नहीं बनाएंगे हम आपको, आप 182 डेज वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, आपको हम 60 डेज वाले से मुक्त करते हैं, 60 डेज वाली कंडीशन आपको नहीं लगाते, बिल्कुल सर। बट सर इनमें आगे अमेंडमेंट इस साल 2 साल पहले अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 22 से, ठीक है ना। तो इसमें अभी एक कंडीशन और हो गई है। अब देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन बाहर से आता है इंडिया में, वो रेजिडेंट माना जाएगा, तब माना जाएगा जब वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहे, राइट सर। बट सर यदि उसकी इनकम, इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ है, ये 182 डेज वाली जो कंडीशन है वो कब मानी जाएगी, यदि उसकी इनकम, जो पर्सन आ रहा है, इफ हिज इनकम फ्रॉम other than foreign sources, other than foreign sources is less than 15 lakh, तो ही ये कंडीशन लागू होगी सर। ये कंडीशन तब लागू होगी, पर्सन बाहर से आ रहा है, भारत सरकार ने बोला आइए कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप आ रहे हैं तो आपको हम क्या चेक करेंगे, आपकी इनकम असेस करेंगे अदर देन फॉरेन सोर्सेज। तो मतलब अदर देन फॉरेन सोर्सेज का मतलब एक आता है इनडायरेक्टली इंडियन सोर्सेज, मतलब आपके इंडिया से इनकम कितनी है। तो वो बोलेंगे सर आपके इंडिया से इनकम यदि 15 लाख से कम है तो आप 182 डेज का बेनिफिट लीजिए, मतलब वो सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी आपके लिए। बट यदि आपकी इनकम एक्सीड होती है, बट हिज इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, अदर देन फॉरेन सोर्सेज एक्सीड होती है 15 लाख, तो सर क्या होगा, तो सर आपने ये जो 182 डेज है ना, ये तो रखना ही रखना है, ये तो आपने चेक करना है। प्लस यदि आप 120 दिन भी रह गए एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स, तो आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो मतलब जो थोड़े अमीर आदमी है, ठीक है, जो 15 लाख रुपए कमा रहे हैं इंडिया से, है ना, अदर देन फॉरेन सोर्सेज का मतलब है इंडियन सोर्सेज, मैं आपको लर्न करने के पर्पज से बता रहा हूँ। इंडियन सोर्सेज की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो इट मीन्स इंडिया में उसका सब्सटेंशियली इकोनॉमिकली एक रिलेशन है ना, इंडिया से इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं, एक तरह से वो इंडिया में कहीं ना कहीं अंग कर रहे हैं। तो उसको बोला भाई आप बेशक बाहर रहते हैं, ठीक है, आप 10 सालों से 20 सालों से बाहर रहते हैं, आप इंडिया आए आप, लेकिन आपकी इनकम, आपका पता लगता है आपका इंडिया में इस तरह से ट्रांजेक्शन है कि आपकी इंडिया में इनकम आती है अच्छी खासी 15 लाख रुपए से ज्यादा। तो आप जब इंडिया आते हैं तो हम आपको 182 डेज का रिलैक्सेशन तो देते हैं, हम आपको 60 डेज वाले से मुक्त कर देते हैं, ठीक है ना। आप 60 दिन तो बहुत कम दिन होते हैं, तो 60 दिन से आपको मुक्त करा, बट आप थोड़े अमीर है या मैं बताऊँ आपको 15 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हैं इंडिया में, तो सर आपको यदि आप 120 डेज भी ट्रिगर हो गए ना, तो भी आप रेजिडेंट बन जाएंगे। 120 डेज प्लस एक एडिशनल कंडीशन वही 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स। तो सर इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, इसको हम समराइज करते हैं, ये समराइज करते हैं। इससे समराइज करते हैं सर रेजिडेंट। अगेन देखिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ साथ साथ, इसलिए आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, प्लीज क्लियर कीजिए इसको। सर बेसिक कंडीशंस हमारी दो थी। सर रेजिडेंट होने के लिए आपने सबसे पहले दो कंडीशन बेसिक चेक करनी है, किसके लिए, सभी के लिए, मतलब जो बंदा क्वेश्चन में जिसका आप स्टेटस चेक कर रहे हो वो इंडियन है फॉरेन है डजंट मैटर, आपने वो कंडीशन पहले प्राइमरली चेक करनी है, देन ओनली आप आगे बढ़ेंगे। सर पहली दो कंडीशन थी इंडिया में वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहे, मतलब 182 कम से कम रहना जरूरी है, तो वो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा। यस सर। चलिए वो 182 से कम रहता है, तो सर भारत सरकार ने दूसरी कंडीशन दी, ये नहीं रहती कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम यदि इंडिया में 60 दिन रह गए ना एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स,
लास्ट 4 इयर्स, तो तब भी आप रेजिडेंट माने जाएंगे। तो सर एग्जांपल मैंने लिया था ब्रेडली वाला, वो इंडिया में 100 दिन रहता है, देखिए 100 दिन रहता है, तो ये 60 से तो ज्यादा है, 182 से कम है। पहली कंडीशन नहीं लगती थी, सेकंड कंडीशन उस पे लग गई, क्यों? क्योंकि वो 60 से ज्यादा है, प्लस क्योंकि वो हर साल 100 दिन रहता था, तो उसके लास्ट 4 इयर्स में 365 दिन भी लग गए थे। इट मींस उसकी दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई, और दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होते ही वो क्या बन गया सर? रेजिडेंट बन गया। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, if anyone satisfied becomes resident, क्या हो जाता है सर? वो becomes resident, yes sir, perfect। बट सर अब बात करते हैं हम एक्सेप्शंस की, मतलब सर एक्सेप्शन कैसे सर? क्योंकि 60 दिन तो सर लोग कहते हैं 60 दिन तो बहुत ही कम है, मतलब 12 महीने में से मात्र 2 महीने इंडिया में आओ तो आप रेजिडेंट बन सकते हैं, यस बन सकते हैं, बशर्ते आप ये 365 डेज वाला भी हो, थोड़ा सा क्राइटेरिया फुलफिल कर ले। सर उन्होंने बोला एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन टू सेकंड कंडीशन, एक्सेप्शन टू सेकंड कंडीशन कौन सी सर? ये वाला। तो सर उन्होंने बोला आप दो केसेस में ये पहली कंडीशन ही चेक करेंगे, आप दूसरी कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं, दूसरी कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं। तो सर कौन सा केसेस थे वो? तो पहला था इंडियन सिटीजन, पहला था सर इंडियन सिटीजन क्या कर रहा है सर? लीव इंडिया, भारत जा रहा है, भारत से बाहर जा रहा है। किस लिए सर? एक, या तो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, जॉब लेने, क्या वो जा रहा है सर? दूसरा बताइए 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 सर, एज ए क्रू मेंबर। सर हिडन पॉइंट क्या था सर? इंडियन शिप होनी चाहिए, इंडियन शिप। सर इन दो पर्पज के लिए बंदा बाहर जा रहा है, कौन सा बंदा होना चाहिए सर? वो होना चाहिए, वो होना चाहिए सर, वो होना चाहिए सर, वो होना चाहिए हमारा इंडियन सिटीजन। कौन सा होना चाहिए सर? इंडियन सिटीजन। प्लीज नोट इंडियन सिटीजन। यदि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बाहर जा रहा है, क्वेश्चन आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया से बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, तब बताइए। तो सब तब आप ये 182 डेज 2 डेज में चेक करेंगे, तब आप ये 60 डेज चेक करेंगे, तब आप उसको ये नहीं बोल सकते सर मैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं तो एज ए मेंबर ऑफ इंडियन शिप का जो क्रू मेंबर है उसकी तरह से जा रहा हूँ, तो मुझे तो 182 डेज चेक करने हैं, मुझे तो ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती सेकंड वाली। तो यदि मैं 100 दिन इंडिया में रहता हूँ जो 60 से ज्यादा है और 182 से कम, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है, सर वो बोलेगा सर मैं तो 182 डेज से तो कम हूँ और 60 से ज्यादा है, तो सर मुझे आप ये वाली कंडीशन मत लगाइए, ये वाली कंडीशन मत लगाइए। क्यों? क्योंकि सर मैं एक्सेप्शन में फॉलो करता हूँ। सर नहीं, आप एक्सेप्शन में फॉलो नहीं करते हैं, आपको 60 दिन से आप ज्यादा रहते हैं, इसलिए आप इंडिया में रेजिडेंट बन सकते हैं यदि आप पिछले 4 सालों में भी 365 दिन रहे हैं। तो सर इसलिए ध्यान रखना है, ये जो जाने वाले पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है सर? ये पर्सन इंडियन सिटीजन है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, ये फॉरेनर भी नहीं है, ये कौन है सर? इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। यस सर। तो सर इसमें हम क्या चेक करेंगे सर? इसमें इसमें हम चेक करेंगे सर, मैं आपको नोट करा दूं, यहाँ क्या करेंगे सर? हम चेक 182 डेज और मोर। यदि ओनली 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, यहाँ पे आपने 60 ये सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, तो मतलब यदि वो 182 डेज रहता है तभी रेजिडेंट बनेगा। यदि वो 100 दिन 2 मतलब 100 दिन 150 दिन रहता है, 180 से कम रहता है मतलब, तो वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं बन सकता एट ऑल। राइट सर। सर सेकंड कंडीशन बताइए सर, सेकंड एक्सेप्शन। तो सर सेकंड एक्सेप्शन हम देख रहे थे, तो सेकंड एक्सेप्शन में कौन आता है सर? इंडियन सिटीजन आता है। यस सर, अभी तो बात की जाने वाली है, अभी बात होगी आने वाली की। और दूसरा है सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यस सर। सर ये दोनों पर्सन क्या है सर? इंडिया में क्या आते हैं? विजिट्स इंडिया, इंडिया में आते हैं, विजिट्स इंडिया। यस सर। सर इंडिया में विजिट करते हैं, यस इंडिया में, पर सर तब उनके लिए रेजिडेंट का क्राइटेरिया में भी फिर से क्या बात आती है? वो कहते हैं सर आप इंडिया में रेजिडेंट बनेंगे तो सर आपने क्या करना है? पहली कंडीशन ही चेक करनी है, मतलब दो एक्सेप्शन है ना हमारे सामने, 182 डेज और मोर। सर बेसिक कंडीशन थी पहली और दूसरी, दो कंडीशन।
एक्सेप्शन बोलता है कि आप सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, आप एक्सेप्शन में बोलता है सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन आपने निर्वाह में लानी ही नहीं है। तब कौन से केसेस हैं? बाहर से आने वाला लोग, सॉरी बाहर जाने वाला कौन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए और एज ए मेंबर ऑफ क्रू, किसका, इंडियन शिप का। और या कोई बाहर से इंडियन सिटीजन आ रहा है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आ रहा है वापस विजिट करने, तो भी आपको ये सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। बट सर यदि जो बंदा बाहर से आ रहा है, यदि जो बंदा ये बाहर से आ रहा है, इसमें ट्विस्ट आ जाता है, इसमें एक ट्विस्ट आता है और वो हम इस तरह से इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इफ जो बंदा आ रहा है हिज इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, अदर देन फॉरेन सोर्सेज का नाम हम दूसरे से बोले इंडियन सोर्सेज, इनकम फ्रॉम इंडियन, भारत से उसकी जो इनकम है वो यदि लेस देन और इक्वल टू 15 लाख है, ठीक है, मोर देन 15 लाख, ठीक है। तो मतलब जो बंदा बाहर से आ रहा है ना, जो बंदा बाहर से आ रहा है वो थोड़ा सा भारत में पैसा कम कमाता है। 15 लाख का एक क्राइटेरिया दे दिया, भाई 15 लाख तक तो आप ना, जो बंदे को ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार को, तो वो उसको एज इट इज रख रहे हैं, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बस फर्स्ट कंडीशन ही चेक कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ही चेक करेंगे एज इट इज, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट कंडीशन जो होती है 182 डेज और मोर। बट यदि आप जो बंदा बाहर से आ रहा है यहाँ पे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड इंडियन सिटीजन विजिट इंडिया, तो सर उसके लिए हमने देखा पहली कंडीशन चेक करनी है, यस पहली तो करनी है, उस बंदे के लिए पहली तो करनी है, यस सर पहली तो करनी ही है, 182 डेज वाली सेम ही तो है। उसके लिए बोला आप नहीं, यदि आप 120 दिन भी रहे प्लस 365 इन लास्ट 4 इयर्स, तो भी आप क्या माने जाएंगे, सिटीजन इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। तो मतलब सर, मतलब ये बोल दिया एक तरह से, इनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन टफ कर दिए इन लोगों के लिए जो 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं भारत में, ठीक है, बाहर रहते हैं, विदेशी हैं, सॉरी विदेशी नहीं है, दे आर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट दे आर अर्निंग इन इंडिया, दे आर अर्निंग इन इंडिया मोर देन 15 लाख रुपीज, बट इंडिया में आते हैं बहुत कम, इंडिया में आते हैं बहुत कम दिन के लिए, मतलब 182 डेज के लिए तो आते ही नहीं थे बचने के लिए, ताकि ना वो रेजिडेंट ना बन जाए, है ना। 182 डेज नहीं आते थे, तो भारत सरकार ने उन्हें पकड़ा, बोला भाई 15 लाख रुपए कमाते हो इंडिया में आपके, है ना, रहते हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो ठीक है आपको हम 120 दिन पे टच कर लेंगे, 120 दिन यदि आप रह गए ना, 120 दिन यदि आप रह गए प्लस 365 दिन 4 साल में रहे हैं, तो आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे, ये सर इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे। तो मतलब एक तरह से ना कंपेयर कीजिए आप, कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल आदमी के लिए, देखिए नॉर्मल आदमी के लिए, देखिए नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए नॉर्मल पर्सन के लिए दो कंडीशन है, 182 दिन इंडिया में रहे की बात है, यदि 182 नहीं रहता है तो बोला भाई आप 60 दिन भी रहोगे ना तब भी हम आपको पकड़ लेंगे, 60 दिन रहोगे तब भी हम आपको रेजिडेंट सिद्ध कर देंगे, यदि आप 4 साल में पिछले 365 दिन और रहते हैं, ये सर। सर बट कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ, तो बोले सर हमें तो डिस्काउंट चाहिए सर, हम नहीं मानते, हम इतना ऐसे नहीं मानते, हम रेजिडेंट ही बनना चाह रहे हैं, ठीक है। सरकार ने बोला ठीक है आप इंडियन इंडियन सिटीजन हो, आप बाहर जा रहे हो जॉब के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया में रेजिडेंट तब माने जाओगे जब आप सिर्फ और सिर्फ 182 डेज रहते हैं, आपको 60 दिन वाले पे टच होने की जरूरत नहीं है, ये सर वो खुश हो गए। सर दूसरे लोग आए दोनों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, वो बोलते हैं सर हम बाहर से कभी कभी तो इंडिया में आते हैं, आप यदि हमें 182 डेज तो पकड़ ही लें, यदि आप हमें 60 दिन पकड़ लेंगे तो सर हमारे लिए तो बहुत टफ हो जाएगा ना, हम इंडिया में आईटीआर फाइल करेंगे, देन मतलब हम हर तरह से इंडिया में क्या हो जाएगा, हम इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे, रेजिडेंट बनने का मतलब सर हमारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर देंगे आप, तो ठीक है ना, जो इनकम मैंने विदेश में कमाई है वो भी आप इंडिया में पकड़ के टैक्स कर देंगे, ठीक है। तो सर ऐसा नहीं करना, तो उन्हें भी क्या हुआ सर, उन्होंने भी रिलैक्सेशन ले ली, बोला सर ठीक है आप भी 182 डेज रखिए, आप भी सेकंड कंडीशन मत चेक करिए। बट इस साल 2 साल पहले फाइनेंस एक्ट 2022, फाइनेंस एक्ट 2020 सॉरी, फाइनेंस एक्ट 2020 में भारत सरकार ने बहुत सोचा, देखा समझा और देखा भाई कुछ लोग तो आते तो हैं इंडिया में 182 डेज से कम आते हैं, कितने 182 डेज से तो कम आते हैं, ताकि वो इंडिया में रेजिडेंट ना बन पाए, क्योंकि इनके लिए तो 182 डेज की कंडीशन थी यहाँ पे, है ना, सेकंड कंडीशन तो लागू नहीं होती, इसका वो फायदा उठा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई
जो बंदा 120 दिन कम से कम रह जाएगा। और कौन सा? जो थोड़ा अमीर है, जो थोड़ा अमीर अमीर कौन है सर? जो 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है इंडिया में, इंडियन इनकम है ना, इंडियन सोर्सेज, अदर देन फॉरेन सोर्सेज मतलब इंडियन सोर्सेज। तो जो बंदा इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए कमा रहा है, इंडिया में आता है 15 लाख रुपए कमाता है चला जाता है, ठीक है। तो वो बंदा इंडिया में क्या मान लिया जाएगा? उसको रेजिडेंट मान लेंगे यदि वो 120 दिन से 182 दिन के बीच में रहता है। सर इसको ऐसा क्यों नहीं बोला 120 दिन और लेस देन 180 डेज बोलते हैं, मतलब 120 दिन से ज्यादा और 182 दिन से कम। क्यों? क्योंकि सर यदि 182 दिन टच हो गया तो आप इसमें कोई रेलेवेंस नहीं बनता ना, फिर तो वो 182 दिन में आ गए तो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन गया। सर ये भी कंडीशन और है ना, ये भी कंडीशन और है, राइट। तो सर 120 दिन से ज्यादा और 182 दिन से कम रहता है तो वो इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा, यस वो बन जाएगा। और प्लस 365 दिन 4 साल रहे, परफेक्ट। सर ये हमारी सिचुएशन बनी, यस। बट सर यदि वो अमीर आदमी नहीं है तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अमीर आदमी नहीं है तो वो तो नॉर्मल 182 डेज ही चेक करना है उसके लिए तो हमें 182 डेज ही चेक करना है। उसने तो अपने लिए फायदा उठा रखा है 60 दिन वाले, ये है लागू नहीं होता उसके ऊपर, है ना, राइट। सर इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सर ये मेरा एक तरह से मैं बताऊं, ये रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे एक तरह से फिनिश हो गया इंडिविजुअल का रेजिडेंट बनने का। अब इसको डिवाइड करना है रेजिडेंट आरओआर और आरएनओआर में, वो हम देखेंगे। बट इससे पहले हम क्वेश्चन चेक करते हैं बहुत अच्छा। जो हमारा ब्रेडली वाला क्वेश्चन था वो हमने उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था ना, सेकंड पार्ट अब देखते हैं। सर देखिए ब्रेडली 100 दिन आता है इंडिया में और पिछले 10 सालों से 100 दिन इंडिया में आ रहा है, यस सर 100 दिन आ रहा है। तो सर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना था, तो सर पहली कंडीशन नहीं लगती 182 डेज नहीं लगती, राइट। तो सर सेकंड कंडीशन थी 60 दिन और 365 दिन, ये सर वो उस पर ट्रिगर हो गई थी इसलिए वो इंडिया में रेजिडेंट बन गया था, यस सर। सर सिचुएशन बदल दी, क्वेश्चन ने बोला वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ कौन है सर? इंडियन सिटीजन। यदि क्वेश्चन बोलता है ये सारे फैक्ट सेम रखिए, 100 दिन आना ना, पिछले 10 सालों में 100 दिन रहना, बट वो इंडियन सिटीजन है, ब्रेटली नहीं है। अब वो कोई श्रीनाथ नाम का प्लेयर है और वो इंडियन सिटीजन है, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? तो सर आप दिमाग लगाएंगे, यस यस सर। तो सर इंडियन सिटीजन बोलते ही इन्होंने कहानी यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दी, यस सर। कैसे? तो सर अब हमें याद आता है पहली बेसिक कंडीशन तो दो थी, हमने ट्रिगर पे चेक करी। तो सर पहली बेसिक दो कंडीशन जो थी ना वो हमारी ट्रिगर हो गई, यस सर वो ट्रिगर हो गई। बट क्या है ना, एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन आपको साथ साथ चलाना होता है। तो सर पहले आप चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, आपने बोला यस बेसिक तो लग रही है, बट सर पहले ये तो ध्यान रखो एक्सेप्शन में इंडियन सिटीजन बाहर से आ रहा है, इंडियन सिटीजन बाहर से आ रहा है, उस पे तो सेकंड कंडीशन लागू ही नहीं होती। तो आपने तो केवल फर्स्ट कंडीशन चेक करनी थी ना 182, जो इसमें फुलफिल नहीं होती, राइट। आपने तो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करनी थी, राइट सर, राइट। ये तो बात सही है, इसका मतलब ये नॉन रेजिडेंट हो गया, हाँ ये नॉन रेजिडेंट हो गया सर। तो आप इसे कंप्लीट चेक करेंगे, कैसे करेंगे सर? देखिए फर्दर इफ देखिए इसको अभी हम आगे इसको हम देखते हैं, यस सेकंड पार्ट सर। इन केस इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया, तो उसको हम रेजिडेंट कब मानते हैं? यही मेरा प्रोविजन है ना। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन वाले केसेस में पहली कंडीशन लागू होती है, सेकंड वाली नहीं होती है। और एक्सेप्शन है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आता है तो उसको यदि वो 182 डेज इंडिया में रहे, राइट, तो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन हमने देखी थी सर इसी में, यदि उसकी 15 लाख से ज्यादा है, अमीर आदमी है यदि वो, तो उसको 120 दिन पे पकड़ लिया था उसको, है ना, उसको 120 दिन और 365 दिन 4 साल में, यस सर। तो सर हमारे क्वेश्चन में इसकी इनकम लेवल नहीं दी गया, इसका क्वेश्चन में इनकम लेवल नहीं है कि ये बंदा कितना कमाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों केसेस पकड़ लेंगे, या तो ये या ये, ठीक है। तो सर देखिए इन केस श्रीनाथ हु इज एन इंडियन सिटीजन, तो सर हमारा एक्सेप्शन अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन है इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, यस सर इंडियन सिटीजन है। उसका विजिट कर रहा है इंडिया में, यस सर वो विजिट भी कर रहा है इंडिया में, आने वाला पर्सन है, यस सर विजिट कर रहा है। तो सर कितने दिन आना चाहिए? 182 डेज, यस। तो 182 डेज में ये नहीं रहता है, तो सर इसका तो मतलब ये हुआ मेरे स्टार्ट के हिसाब से ये सेकंड एक्सेप्शन में फॉल करता है। सेकंड एक्सेप्शन में भी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड एक्सेप्शन में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सर इसका मतलब ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। सर रुकिए पहले ना आप चेक कीजिए क्या इसकी इनकम 15 लाख से कम है या ज्यादा है। तो सर क्वेश्चन में 15 लाख से कम ज्यादा नहीं दिया, राइट। तो सर हम दोनों केस ले लेते हैं। नॉर्मली क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा बिकॉज हिज टोटल स्टे इन इज 120 लेस देन। देखिए अभी क्या है ना, इसको बहुत टेक्निकली इन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया है।
उन्होंने बोला वो 100 दिन रहता है, कितने 100। तो सर मेरी जो इनकम लेवल कुछ भी होता, इनकम लेवल पे ट्रिगर रेट तो बाद में आती ना, ये 120 से भी कम है, ये 182 से भी कम है। यदि 15 लाख से कम होती इनकम, 15 लाख से क्या होती, लेस होती, तो सर हम 182 चेक करते, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं होता। सर यदि मोर देन 15 लाख होती तब हम 122 डेज चेक करते, सर ये तब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो सर ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल ये बंदा 100 दिन रहता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो इट मींस ये नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 में ना तो ये 182 ट्रिगर हो रहा है, प्लस यदि इसकी मान ली जाए इनकम 115 लाख से ज्यादा भी है, तब भी वो जो हमारी एडिशनल कंडीशन थी 120 डेज, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इट मींस ये हमारा सेकंड एक्सेप्शन लागू नहीं होता है, और इट मींस वो हमारा नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये सर ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। सर सिचुएशन नंबर थर्ड, सिचुएशन नंबर थर्ड सर क्वेश्चन ने थोड़ी सी बाजी पलट दी इस बार। बोला अब आपका आंसर क्या चेंज होगा, इफ ही हैड विजिटेड 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज इन एवरी ईयर, मतलब जो पिछले 10 सालों से कहानी चली आ रही है, हर साल में क्या कर रहा है वो 100 की बजाय 120 दिन रह रहा है। तो सर देखिए 120 दिन किसकी बात हो रही है सर, श्रीनाथ की। तो सर इंडियन सिटीजन वाली बात है, तो सर ऑब्वियसली हम पहली कंडीशन ही चेक करेंगे, एक्सेप्शन अप्लाई होता है और एक्सेप्शन के हिसाब से हम सेकंड कंडीशन को भूल जाते हैं, हम पहली कंडीशन पे स्टिक रहते हैं। तो सर पहली कंडीशन तो मेरी 182 डेज है, तो वो तो लागू होती नहीं, तो मैं बोल दूं नॉन रेजिडेंट है, यस। बट सर आप देखेंगे उसका इनकम लेवल यदि 15 लाख से अबव हुआ तो आप 120 डेज वाला चेक करेंगे ना, तो यस आप देखेंगे यस सर इनकम 15 लाख यदि होती, मोर देन 15 होती, तो वो क्योंकि इंडिया में 120 डेज रहा है, प्लस पिछले 4 सालों में कितने दिन चाहिए 365, तो सर 365 में सॉरी आपको कितने चाहिए 365, तो सर ये 120 डेज पर ईयर रहता है, 4 सालों में कितने हुए 480, तो सर ये भी सेटिस्फाइड है, तो इट मींस उसका जो सेकंड एक्सेप्शन है उसमें वो सेटिस्फाई हो गया है, तो इट मींस उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड है और वो रेजिडेंट माना जाएगा। ये सर वो रेजिडेंट माना जाएगा। आंसर देखिए सर थर्ड, if in case Srinath who is an Indian citizen comes to visit India every year for 120 days, तो सर देखिए उसका फाइनेंशियल 21-22 में वो कितने दिन रहा है 120 डेज, कितने दिन रहा है 120 डेज, उसका पिछले 4 सालों में दिन बताइए सर, 4 सालों में 120 120 120 120 रहता है, तो टोटल आता है सर 480 डेज, टोटल आता है 480 डेज। तो सर 480 डेज यदि वो इंडिया में रहता है पिछले 4 सालों में और 120 दिन रहता है करंट ईयर में, तो सर एक्सेप्शन के हिसाब से उसकी 15 लाख की इनकम ज्यादा होनी चाहिए तभी एक्सेप्शन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। बिकॉज वो देखिए बिकॉज श्रीनाथ हैड स्टेड फॉर एटलीस्ट 120 डेज एंड 365 days in last 4 years, therefore his residential status कैसे होगा सर, यदि इसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज आती है मोर देन 15, तो सर वो आरएनओआर देखिए, इसको भी आप आरएनओआर को भूल जाइए, अभी आपके लिए क्या होता है ये रेजिडेंट होगा, क्या होगा रेजिडेंट होगा। और यदि इसकी इनकम आए सर 15 लाख से कम, तो सर आपको 120 डेज तो चेक ही नहीं करना था, आपके लिए तो सिंपल है 182 डेज ही अप्लाई करना था, जो इसमें फुलफिल नहीं होता है इसलिए वो क्या होगा नॉन रेजिडेंट। परफेक्ट सर, आई होप ये आपको क्लियर होगा। यस सर, ये चार्ट मेरा मेन चार्ट है, दो बेसिक कंडीशंस है हमारे सामने, दो बेसिक कंडीशंस है, दोनों बेसिक कंडीशन में सर 182 डेज आते हैं और 60 डेज आते हैं। तो सर 60 डेज बहुत छोटी लिमिट है, नॉर्मली आदमी आता है 12 महीने में से 2 महीने रहता है, ट्रिगर हो जाता है, गवर्नमेंट को हमारे सरकार को फायदा होता है। उन्होंने बोला सर दो तरह के पर्सन हैं जो थोड़ा डिस्काउंट चाहते हैं, वो कहते हैं सर ये तो बहुत छोटी लिमिट है सर, हमें हमें रिलैक्सेशन चाहिए सर। ठीक है, तो वो कौन से है सर, जो पर्सन इंडिया से बाहर जाते हैं जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सेकंड पर्सन है जो एज ए क्रू मेंबर जाते हैं इंडियन शिप पे, वो बोलते हैं सर आप 60 डेज मत चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए आराम से, आपको हम 120 डेज पे ही पकड़ेंगे, आपको हम 120 डेज पे ही रेजिडेंट बनाएंगे। और सर दूसरे वाले पर्सन जो भारत में आते हैं बाहर से, है ना, बट वो भारतीय थे, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, वो इंडियन सिटीजन थे, वो आते हैं, तो उन्हें बोला ठीक है आप आइए घूमिए, आपके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, आप 60 दिन को भूल जाइए, टेंशन मत लीजिए, आप 120 डेज रहेंगे तभी आप रेजिडेंट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। बट उन्होंने इस बार दो साल पहले अमेंडमेंट ला के बोला आप हम उनमें से आपको जो आपके 15 लाख से कम वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम ही है, जो 15 लाख से ज्यादा कमाता है, ठीक है, जो 15 लाख से ज्यादा कमाता है तो भाई आप 120 डेज तो आप रखिए, बट आपको भाई यदि आप 120 दिन रह गए ना और 365 4 साल में, तो फिर आप रेजिडेंट बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आपको एक एडिशनल कंडीशन देखने को मिलती है। यस सर, तो सर ये आसान था, यस।
तो सर इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट बचता है, ये सर अब हमने दोनों कंडीशन से चेक कर ली, तो सबसे पहले हमें देखनी होती है डेफिनेशन। सर मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज क्या था? देखिए उन्होंने भारत सरकार ने क्या बोला आप बताइए, इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्सेज। तो सर फॉरेन सोर्सेज की इनकम को हटा के जो इंडियन सोर्सेज से इनकम है ना वो असेस कर रहे हैं। सर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज क्या है पहले आप वो बता कर लीजिए, तो बाकी बचे इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज माना जाएगा। तो सर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज क्या होगी? इनकम जो एक्रू अराइज होती है आउटसाइड इंडिया, नाम से क्लियर है। जो इनकम आपकी एक्रू या अराइज होती है आउट ऑफ इंडिया, तो सर वो इनकम क्या है? फॉरेन सोर्सेज की इनकम है। यस सर। इनकम जो इंडिया में एक्रू नहीं मानी जाती, इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल या एक्रू अराइज नहीं मानी जाती, वो इनकम भी आपको फॉरेन मानी जाएगी। यस सर। बट इसमें वो इनकम आती है, बट एक्सक्लूड्स या नॉट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो सर बिजनेस या प्रोफेशन यदि आप इंडिया में सेटअप किए हो, उससे जो आपको इनकम आ रही है वो फॉरेन सोर्सेज की डेफिनेशन से बाहर कर दी गई है। ये सर होनी भी चाहिए। फॉरेन सोर्सेज का मतलब फॉरेन सोर्सेज, तो फॉरेन सोर्सेज में एक्सक्लूजन है कि जो बंदा बिजनेस इंडिया में कर रहा है, इंडियन बिजनेस उसका चल रहा है, उससे इनकम आ रही है, उसका प्रोफेशन चल रहा है इंडिया में, उससे आ रही है, वो फॉरेन सोर्सेज नहीं मानी जाएगी। तो इट मींस फॉरेन सोर्सेज में आता है क्लियर कट जो फॉरेन में अर्न हो रही है या जो इनकम इंडिया में अर्न नहीं मानी जा रही, ठीक है ना, वो इनकम मेरी फॉरेन सोर्सेज की इनकम है। और ये फॉरेन सोर्सेज की इनकम के अलावा जो इनकम होती है वो होती है इंडियन सोर्सेज की। परफेक्ट सर, इंडियन सोर्सेज की। यस सर। तो सर इस सोर्सेज पे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, एग्जांपल नंबर 2, आई थिंक एग्जांपल नंबर 3, राइट। अभी हम इस 3 को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज या अदर देन फॉरेन सोर्सेज हम कैसे चेक करते हैं। तो सर इसमें बोला इन्होंने हाउ विल यू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। उसकी इनकम का सोर्सेज दिए हैं सर, 4 सोर्सेज हैं। सर इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन दुबई, सर दुबई में इनकम क्या कर रहा है, वो अर्न कर रहा है, वो दुबई का बंदा है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन दुबई। और सर इनकम अर्न ऑन एफडी इन एसबीआई दिल्ली। तो सर बताइए इसमें इंडियन सोर्सेज की इनकम कौन सी है और फॉरेन सोर्सेज की इनकम कौन सी है? तो सर मैं बात करूंगा इसमें, पहले हम फॉरेन सोर्सेज निकाल लेते हैं और टोटल में से माइनस कर देंगे, बाकी मेरे इंडियन सोर्स बचे। इस तरह से कर सकते हैं। यस, या आप यहाँ लिख दीजिए फॉरेन, यहाँ लिख दीजिए इंडियन। तो सर पहला बताइए इनकम अर्न इन दुबई सैलरी, तो सर ये तो फॉरेन की है। यस सर फॉरेन की 25 लाख। इंडियन सोर्सेज नील। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप, सर इंडिया में सेटअप है बिजनेस, वहां से उसको इनकम आ रही है, सर ये इंडियन सोर्स है। सर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन दुबई फॉरेन सोर्स है। और सर लास्ट दिल्ली में जो एसबीआई बैंक है उसकी एफडीआं हैं, ठीक है ना, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, तो सर वो इंडियन सोर्स है। तो सर इंडियन सोर्स की 21 लाख है और इसकी 30 लाख है। तो सर हमारे जो क्वेश्चन में चेक करना होता है इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्स, मतलब इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स। तो सर हमें जो 15 लाख चेक करना होता है वो ये चेक करना होता है। सर यहाँ 15 लाख से ज्यादा है, यस 15 से ज्यादा है, क्योंकि इंडियन सोर्सेज की इनकम ही, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है, आप अपने बंदे को पकड़ रहे हो जो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर बाहर रहते हैं, बाहर से इंडिया में आ रहे हैं। तो सर बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सरकार कह रही है भाई आप बाहर रहते हैं फिर भी आप इंडिया में पैसा कमाते हैं, फिर भी आप इंडिया में पैसा कमाते हैं और वो भी 15 लाख से ज्यादा। तो हम आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जो आपको डिस्काउंट दी थी ना दिन वाली, वो हम 60 दिन वाली छीन, पहले तो हमने हटा दी थी आपके लिए, अब हम उसको वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो 60 दिन नहीं है, वो अब इस बार वो 120 डेज है, सिंपल, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर होगा। तो सर इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है सर आर ओ आर और आर एन ओ आर। देखिए अभी हमने क्या सीखा सर, रेजिडेंट कैसे डिसाइड करते हैं, रेजिडेंट कैसे डिसाइड करते हैं। तो रेजिडेंट डिसाइड कर लिया हमने सर, यस। तो जो रेजिडेंट नहीं है वो क्या होता है, नॉन रेजिडेंट। तो इसको तो हम अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो जो रेजिडेंट नहीं बन पाएगा वो क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट। परफेक्ट सर, जो रेजिडेंट बन गया, अभी तक तुमने देखा ना सभी में, वो रेजिडेंट बनने के बाद हमें डिसाइड करना होता है वो आर ओ आर है या वो आर एन ओ आर है। तो सर ये हम चेक करेंगे कैसे, इसका क्राइटेरिया इसमें, मतलब एक तरह से हमारे पास फिर से क्या होती हैं, टू एडिशनल कंडीशंस, टू एडिशनल कंडीशंस। बेसिक कंडीशन तो 2 थी हमारी, याद है, बट इसके साथ साथ हम यहाँ 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। यदि ये दोनों बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड
तो वो माना जाएगा ROR। और यदि कोई भी या दोनों मतलब या तो मतलब आइदर और बोथ नॉट सेटिस्फाइड, तो वो माना जाएगा RNOR। मतलब दोनों कंडीशन आप सेट, मतलब पहले आप रेजिडेंट फिल्टर करा, आपने देखा भाई रेजिडेंट है या नहीं है, तो आपने बोला यस रेजिडेंट है, सर रेजिडेंट हो गया, अच्छी बात है सर, आप यहाँ आ गए रेजिडेंट हो गया। सर रेजिडेंट के बाद आप चेक करेंगे ROR है या RNOR है, तो सर ROR चेक करेंगे या RNOR चेक चेक कैसे करेंगे, सर दो कंडीशन हो रहेंगे आपके सामने, वो दोनों कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी वो ROR बनेगा, अदरवाइज वो RNOR बन जाएगा। तो सर इनमें फर्क क्या है, तो सर ये फर्क हम देखेंगे, ठीक है, ROR और RNOR। तो सर एक होता है NR नॉन रेजिडेंट, तो सर नॉन रेजिडेंट तो क्लियर है, जो इंडिया में नहीं रहता, मान लीजिए वो इंडिया का रेडिएट तो फुलफिल कर ही नहीं रहा ना वो 60 दिन रह रहा है, ना वो 182 डेज रह रहा है, तो सर मैंने बताया था ना बर्डन ऑफ टैक्स उसका उतनी इनकम पे होता है जितना उसका स्टेटस है। तो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में मतलब कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, जो इंडिया में अर्न होती है, उसकी बाहर विदेश में जो पैसे कमा रहा है वो जिस कंट्री में भी रह रहा है, उस कंट्री की इनकम इंडिया में टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। इसी तरह रेजिडेंट जो होता है, रेजिडेंट इंडिया में रहता है तो इंडिया उसकी विदेशी इनकम और देशी इनकम सभी पे टैक्स लेती है, ग्लोबल इनकम पे टैक्स लेती है। मतलब रेजिडेंट के लिए तो हो गया ग्लोबल इनकम, इसके लिए बोला सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स दीजिए आप। तो सर रेजिडेंट में दो हिस्से हैं, ROR और RNOR। तो ROR को बोलते हैं कि वो आप ऑर्डिनरली इंडिया में रहते हो, आप एक तरह से प्रॉपरली इंडिया में रहते हो, तो आपके लिए तो सर सेम ही क्राइटेरिया, आप तो ग्लोबल इनकम में आएंगे। पर सर आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आप आते हैं कभी कभी, आप इंडिया में आए इस तरह से आए कि आप 60 दिन या 120 दिन से ज्यादा रह गए, आप उस साल रेजिडेंट बन गए, तो सर आपको हम ना आपकी पूरी इनकम पे टैक्स नहीं लगेंगे, हम आपकी अगेन सेम रखते हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन इनकम पे टैक्स देंगे, इंडियन इनकम पे टैक्स देंगे। यस सर, तो सर RNOR इनको डिसाइड करते हैं सर, कैसे करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीटली कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे एग्जांपल्स में इसमें मैंने इंसर्ट किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम सब देखेंगे, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अदर देन इंडिविजुअल मतलब HUF कंपनी फर्म्स का कैसे होता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो सर ये चैप्टर हमारा मतलब ये वाला जो पार्ट है, तो इस चैप्टर में दो पार्ट थे, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, पार्ट ए इज रेजिडेंशियल स्टेटस, सेकंड पार्ट इज स्कोप ऑफ इनकम। सर मैं आपको ब्रॉडली यही समझा देता हूँ पहले कि रेजिडेंशियल स्टेटस में जब हमारी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है ना, जब आपने डिसाइड कर लिया कि रेजिडेंट है वो, तो रेजिडेंट में ROR है या RNOR है, तो सर सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे ROR है तो उसकी कौन सी इनकम टैक्स होगी, सर वो होगी ग्लोबल इनकम। यहाँ कौन सी होगी सर, इंडियन इनकम, ठीक है। और सर नॉन रेजिडेंट है यदि, तो इसमें भी क्या होगी सर, इंडियन इनकम। तो सर ये डिटेल में स्टडी करेंगे इंडियन इनकम का या ग्लोबल इनकम का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है, पहले पार्ट में रेजिडेंट स्टेटस डिसाइड करना होता है, आपने स्टेटस क्या, आप कौन से पर्सन हो, आप इंडिया में रेजिडेंट हैं या आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट हैं। इसी के बाद तो आप टैक्स निकालने की बात करेंगे ना, उसके बाद आप बात करेंगे कि आप उसकी इनकम क्या है, उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, वो मेरा पार्ट भी बताता है। स्कोप ऑफ इनकम वो डिपेंड करता है कंप्लीटली इस स्टेटस पर, तो सर स्टेटस जो होगा उसी हिसाब से इसका बर्डन ऑफ टैक्स असेस होगा। इसीलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि पार्ट ए हम पहले पढ़ते हैं और पार्ट बी डिपेंडेंट है इस पार्ट पे, ठीक है ना। पार्ट बी इस पे डिपेंडेंट है, पहले स्टेटस डिसाइड होता है, देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उसकी इनकम इंडिया में कौन सी टैक्स करनी है, मतलब उसकी सभी इनकम पे टैक्स देना है इंडिया में या उसकी इंडियन इनकम पे ही टैक्स देना है। परफेक्ट सर, तो सर अभी तक के लिए आप इतना ही रखिए, आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, ये नोट्स आपको सेपरेटली शेयर कर दिए जाएंगे, ये जो मेरे स्लाइड्स हैं ये भी, प्लस जो मेरी बुक के नोट्स हैं PDF वो भी आपको कंप्लीटली अलग से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ये सर, तो सर कोई डाउट हो आप डेफिनेटली क्वेरी पोस्ट कीजिए, प्लीज अपने डाउट्स क्लियर रखिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन भी आता है, हमेशा हर पेपर में क्वेश्चन आता है, और इसको जो इसका पार्ट भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आसान है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो सर ये इसलिए आपने रिवाइज करना है, और यदि आपने चैप्टर 1 के अभी तक इनकम टैक्स शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए, वो इतने उसमें मैं वो पॉइंट्स डील कर रहा हूँ जो आप गलती करते हैं, जो पॉइंट्स आप मतलब जो पॉइंट्स हम नॉर्मली भूल जाते हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको सेपरेटली एक स्लाइड्स में बना के दे रहा हूँ,
ठीक है, वो आप हमेशा रिवाइज करेंगे तो आपको वो छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं होंगी। और इसी तरह मैं इस रेज़िडेंट चैप्टर के या मैं सभी कंप्लीट चैप्टर्स के उस तरह से मैं नोट्स बनाकर आपको दूँगा। सिर्फ इसलिए कि आपके शॉर्ट रिवीजन हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट। और सेकंड इज़ वो पॉइंट्स होंगे जो आप गलती करते हैं। आप कितने आपको समझा लें, बट फिर भी आप गलती करते हैं। तो वो पॉइंट्स मैं चाहता हूँ गलती ना करें। और मतलब अदर स्टूडेंट से आपको एज क्या मिलना है, ठीक है? पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, बट सर अदर स्टूडेंट से हमें वो एक्स्ट्रा देखना है जो गलती वो कर सकता है, बट मैं ना करूँ, ठीक है ना? आप तभी उसमें आगे निकल पाएँगे। तो सर वही मेरा पर्पज़ है, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय।